हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया हो। अगर मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, एक बार हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने हैशटैग आसान है के साथ। तो इसी हैशटैग आसान है के साथ हम अपने एक और चैप्टर को आज आसान बना रहे होंगे। तो यार वेलकम बैक गाइस। यार यहाँ पर आप जिस नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। यार आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है अपने .गुरुजी, जो येलो कलर से हाईलाइट हो रखी है, आपको दिख रही होगी। यार आपको यहाँ पर सारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिल रहे होंगे और आपको यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल कंटेंट भी है जो आपको आपकी लाइफ के लिए मोटिवेट कर रहा होगा। यहाँ पर आपको डेली कोट्स देखने को मिल जाएंगे। और यार अगर आपको ये PDFs चाहिए जिससे हम ये पढ़ाई कर रहे हैं तो यार आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगी। आप हमें इंस्टा पर DM करके ये PDFs ले सकते हैं। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आज इस चैप्टर को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो यार अपनी कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, ताकि यार अगर आप अब आगे जाकर कभी भी ये चैप्टर को खोलते हैं तो आप इस चैप्टर को कह सकें कि यार ये चैप्टर तो आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है यार इसमें वो है हमारा ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। कलर हम चेंज कर लेते हैं पहले, अभी हम ब्लैक रखते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है यार जो आपका ये यहाँ पर पहला टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। यहाँ लिखा हुआ है ड्रग्स ऑल्सो कॉल्ड मेडिसिन इज़ अ सब्सटेंस यूज टू क्योर प्रिवेंट और डायग्नोस अ डिसीज़। यार ड्रग्स जो होते हैं ना उन्हें हम मेडिसिन भी कहते हैं। देखो ड्रग्स क्या होता है यार, जब आप किसी भी मान लो ड्रग्स जो है अगर आप उनको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लोगे या एक कोई क्वांटिटी नहीं होगी उसकी, आप उसको ऐसे उसको यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो यार तब उसको हम ड्रग बोलेंगे। लेकिन जब एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप आधा किलो खा रहे हो तो वो भी मेडिसिन माना जाएगा, बट नहीं, एक जब क्वांटिटी को देख के ड्रग्स को यूज़ किया जाता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मेडिसिन। जो आपकी मेडिसिन होती हैं वो भी ड्रग्स ही होती हैं, ठीक है। इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूज टू क्योर प्रिवेंट और डायग्नोस अ डिसीज़। ये किस लिए काम आती है यार, ये केमिकल सब्सटेंस होता है। ये जो ड्रग्स होता है या फिर जो मेडिसिन होती हैं ये केमिकल सब्सटेंस होती हैं। ये किस चीज़ में काम आती हैं, ये आपका क्योर प्रिवेंट और डायग्नोस अ डिसीज़, या आपको किसी डिसीज़ से ठीक करने में या किसी डिसीज़ से बचाने में या किसी डिसीज़ को ख़त्म करने में काम आती हैं आपकी ये मेडिसिन, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है यार, कीमोथेरेपी होता है जो हमारा कीमोथेरेपी वाला टॉपिक, यूज़ ऑफ केमिकल सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज़ इज़ टर्म्ड एज कीमोथेरेपी। यार केमिकल सब्सटेंस को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए तो उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि यार अगर आप मान लो अगर आपको फीवर आ रहा है 1 हफ्ते से और जो डॉक्टर होता है वो आपको मेडिसिन देता है, बोलता है कि आप रेगुलरली 1 वीक तक आप ये मेडिसिन रेगुलरली लेते रहिएगा ताकि आपका बुखार जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यार जो जैसे मान लीजिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ होते हैं 1 वीक में, तो आप 7 डेज़ रेगुलरली, ये 7 डेज़ आप रेगुलरली जो होंगे आप क्या करोगे, मेडिसिन लोगे उस 7 डेज़ रेगुलरली। तो ये जो एक रूटीन फिक्स हो गया है, तो एक रूटीन फिक्स हो गया है उसको हम कह सकते हैं कि यार इसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। जब एक ड्रग जो है वो डेली रूटीन में आ जाता है और जैसे किसी डिसीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कीमोथेरेपी कह सकते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है, सम इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। अब हम इम्पोर्टेंट क्लासेस देखेंगे कुछ ड्रग्स की। पहला क्या है, ट्रैंक्विलाइजर्स। पहला टॉपिक क्या है, ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है यार, ट्रैंक्विलाइजर्स आर द केमिकल यूज टू रिलीव स्ट्रेस, mental tension, anxiety. These form a major component of the sleeping pills. Most of these drugs are derivatives of barbituric acid. Examples luminal, ठीक है। तो यार आपका ट्रैंक्विलाइजर्स जो होता है ये केमिकल सब्सटेंस होता है, ये भी केमिकल सब्सटेंस होता है यार। अगर ये मेडिसिन है तो जैसे अभी हमने पढ़ा जो मेडिसिन होती हैं वो ड्रग्स से बनी होती हैं। तो अगर ये मेडिसिन है तो ये केमिकल सब्सटेंस होगा। ये किस लिए यूज़ होता है, यूज़ टू रिलीव स्ट्रेस, मेंटल टेंशन एंड एंग्जाइटी। यार ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ना ये आपको मदद करते हैं किस चीज़ में, स्ट्रेस होता है ना आपको, आप जैसे मतलब परेशान हो, किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, परेशान हो, मेंटल टेंशन हो रही है आपको, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मतलब यार किसी
बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंग्जाइटी हो रही है, आपको किसी चीज़ के लिए चिंता हो रही है, तो यार आप इन सब, जब ये चीज़ें आपको सब होती हैं तो इन सब से रिलीफ दिलाने के लिए कौन काम आता है? ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाने के काम आते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है यार आगे, दीज फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्लीपिंग पिल्स। यार ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं? स्लीपिंग पिल्स में, मतलब स्लीपिंग पिल्स में इन्हें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। यार जो ये ड्रग्स होते हैं ये ज़्यादातर किसके डेरिवेटिव होते हैं? बारबिट्यूरिक एसिड के। एग्जाम्पल जैसे हो गया ल्यूमिनल, ठीक है, और इक्वेनिल। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है जो हमारा वो है एनाल्जेसिक्स। क्या है? एनाल्जेसिक्स, ये वाला एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होता है यार? दीज आर द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस और एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पैरालिसिस एंड सम अदर डिस्टर्बेंसेज। फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन, एनाल्जिन, पैरासीटामोल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यार एनाल्जेसिक्स क्या होता है? दीज आर द ड्रग्स, ये एक ऐसे ये भी ड्रग्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, हमने ऊपर पढ़ा था ना कुछ, हम क्लासेस ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्लासेस ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेडिसिन ड्रग्स से ही बनी होती है, तो इसलिए मत सोचना कि यहाँ ड्रग्स क्यों लिखा हुआ है, मेडिसिन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो ड्रग्स से ही बनी होती हैं। तो दीज आर द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस, ये किस काम में आती हैं? रिड्यूस, किस चीज़ के, क्या रिड्यूस करने में काम आती हैं? एबॉलिश पेन, यानी कि जो हमारे थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा होता है उनको ख़त्म करने के काम में क्या यूज़ होती हैं? एनाल्जेसिक्स यूज़ होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि दर्द ख़त्म करने के लिए, जैसे आपको कभी आपका ऑपरेशन हो रहा होता है तो आपका ये नहीं कि वो आपको जैसे बेहोश कर देते हैं ना, तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते आप कि आपके, जैसे आपको ऑपरेशन कर रहे हैं वो, तो आपके कट वगैरह लगाते हैं बॉडी में, तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगता इतना। तो ऐसा ये ड्रग्स ये नहीं है कि आपने वाला एनाल्जेसिक्स को लिया तो आप ऐसे हो जाएंगे, नहीं। ये आपकी कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं होती, आप बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं, पर आपकी पेन को क्या कर देता है? फिर भी एबॉलिश कर देता है, ठीक है। और भी कोई डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में ये क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि आपने यार खाया होगा पैरासीटामोल, एस्प्रिन हो गई, एनाल्जिन हो गई, तो यार ये दवाइयाँ कुछ ऐसी दवाइयों के नाम है जैसे आप नॉर्मल लाइफ में भी आपने यूज़ करे होंगे अपनी, जो कि आपको जैसे हल्का फुल्का दर्द हो रहा हो बॉडी में, कहीं पेन हो रहा हो, तो आप ये नॉर्मल यूज़ करते रहते हैं अपने घर में। चलो आगे देखते हैं यार, दो टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पर एनाल्जेसिक्स के। एनाल्जेसिक्स के दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है जो वो है नारकोटिक्स। पहला होता है नारकोटिक्स। अब नारकोटिक्स क्या होता है यार? दो टाइप होते हैं, याद रखना एनाल्जेसिक के। पहला होता है नारकोटिक, दीज ड्रग्स रिलीव पेन बट ऑल्सो, एक मिनट में हम कलर चेंज कर लेते हैं, दीज ड्रग्स रिलीव पेन बट ऑल्सो प्रोड्यूस स्लीप और ड्राउजीनेस। These are the habit forming drug and are also termed as addictive drugs. For example morphine, codeine और heroin. हीरोइन पिक्चर वाली हीरोइन की बात नहीं हो रही है यार यहाँ पर हीरोइन जो होती है वो एक ड्रग्स ही होती है एक तरह से। अब आप कहोगे ड्रग्स तो मेडिसिन होती है, लेकिन यार मैंने बोला था आपको, अगर आप हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, जैसा आपने आप पढ़ा, तो अगर ये हैबिट फॉर्म हो जाएगी, अगर आप दवाइयों को भी डेली खाने लग जाओगे तो आप वो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगी, उसी तरह ये सब भी होती हैं, ठीक है। तो यार अब नारकोटिक्स क्या होता है? ये नारकोटिक्स होती है, दीज ड्रग्स रिलीव पेन, ये पेन को तो रिलीव करती हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा था। ये किसके टाइप से? एनाल्जेसिक्स के। अब एनाल्जेसिक्स का काम क्या होता है? पेन को एबॉलिश करना। पेन को तो ये भी एबॉलिश करते हैं, लेकिन ये साथ साथ में हैबिट, ये क्या करते हैं? स्लीप और ड्राउजीनेस, यानी कि आपको नींद, ये दवा खाने के बाद आपको नींद आने लग जाती है, आपको झपकियाँ आने लग जाती हैं, मतलब ऐसा होता है ना, बॉडी में वीकनेस टाइप होने लग जाती है, आपको नींद आने लग गई। और ये दीज आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये आपकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, मतलब आप इसको एक बार ले लेते हैं तो आपको बार बार इसको लेने की आदत पड़ जाती है। आप मतलब जब तक आप इसको लेंगे नहीं, इस ड्रग्स को यूज़ नहीं करेंगे अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी ठीक से वर्क नहीं करेगी, फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसे हम एडिक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है, इसे एडिक्टिव ड्रग्स भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यार, इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया और हीरोइन हो गया। यार ये मतलब हीरोइन वगैरह हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये ज़्यादातर एज अ ड्रग्स यूज़ करा जाता है। तो ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए। तो चलो यार आगे देखते हैं, अगला जो टाइप है इसका वो है नॉन नारकोटिक्स। अगला क्या है? नॉन नारकोटिक्स। तो नॉन नारकोटिक्स को देखते हैं यार। नॉन नारकोटिक्स क्या होता है? दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स।
जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था यार, नारकोटिक्स क्या होता है, वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होता है। अब जो नॉन नारकोटिक है उसका अपोजिट है, ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होता है। मतलब इससे हैबिट हमें नहीं फॉर्म होती, हमें आदत, हमें लत नहीं लगती इस दवा लेने के बाद। मतलब अगर हम इस ड्रग्स को यूज़ कर लेते हैं एक बार नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स को, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम ऊपर नारकोटिक्स की तरह हेरोइन ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। तो हम नॉर्मली इसको नॉन नारकोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, इन्हें हम नॉन एडिक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं। दीज आर यूज टू रिड्यूस माइल्ड टू मॉडरेट पेन सच एज हेडेक, टूथेक, मसल एंड जॉइंट पेन। यार अब ये कहाँ यूज़ होते हैं नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स, ये ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ करे जाते हैं, जब हमें माइल्ड या मॉडरेट पेन हो रहा हो, मतलब जो हल्का फुल्का या हल्के फुल्के से थोड़ा सा ज़्यादा पेन हो रहा हो हमारी बॉडी में या कहीं पर भी, तो उसको ठीक करने के लिए ये नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कैसा पेन हो रहा हो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। जैसे हेडेक हो रहा हो, अगर आपको मॉडरेट हेडेक हो रहा है, माइल्ड हेडेक हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स को, उससे खा के आप ठीक हो सकते हैं, यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। या आपको टूथेक हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है कहीं, मसल में पेन हो रहा है कहीं, या जॉइंट में पेन हो रहा है कहीं, तो ये दीज ड्रग्स डू नॉट प्रोड्यूस ड्राउजीनेस। ये जो ड्रग्स होती हैं ये आपको मतलब आलस नहीं लाती आपकी बॉडी में। आपको ऐसा नहीं है कि इनको खाने के बाद नींद आ रही होगी एकदम और आप कॉन्शियसनेस लूज़ करने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ये नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स में। और इसकी एग्जांपल्स क्या हो गया, नीचे आप देख सकते हैं एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा हमने अभी ऊपर एनाल्जेसिक्स में पढ़ा था नॉर्मल डेफिनेशन में उसकी, वही सेम ऑलमोस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल है नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स का। ठीक है, तो चलो यार आगे देखते हैं इसका। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्टिक्स क्या होता है इसको समझते हैं यार। कलर चेंज कर लेते हैं पहले हम। एंटीसेप्टिक्स होता है यार जो एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल और टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट अफेक्टिंग द लिविंग ह्यूमन टिश्यूज़। यार एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, आपको नीचे एक एग्जांपल भी दे रखा है, मैं आपको एक नीचे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। आपको नीचे मैं होप कर रहा हूँ एग्जांपल दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको। फॉर एग्जांपल डेटॉल यानी कि क्लोरो ऑक्सीलेनॉल प्लस टेरिपेनॉल। या यार मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में डेटॉल का यूज़ कर लेते हो ऑलमोस्ट, है ना। जैसे आपको कभी बैक्टीरिया से बचना हो या जो भी है, आप कुछ गलत गंदी चीज़ को छू रहे हो या बहुत ज़्यादा जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो आप उसको क्या करते हो, आप घर में भी देखते हो, आप नहाते हो तो आप कभी कभी डेटॉल डाल के नहा लेते हो पानी के अंदर, है ना। तो ये क्या होता है, डेटॉल एक तरह से क्या है, डेटॉल एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्या होता है डेटॉल, एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक बोले तो दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ना यार, ये क्या काम होते हैं, एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं, या तो किल करने के लिए या रोकने के लिए ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, विदाउट अफेक्टिंग द लिविंग ह्यूमन टिश्यू। यार आपने देखा होगा, आप डिटॉल को हाथ पे भी ले लेते हो अपने, है ना। आपके कहीं चोट लगती है, मैं आप सबसे बड़ा एग्जांपल, आप कहीं चोट लग गई आपके, तो मम्मी क्या करती है, उस पर डेटॉल लगा देती है, डेटॉल। अब वो डेटॉल मम्मी लगा रही है तो उसको क्यों लगा रही है, या तो वहाँ जो उस चोट पे, जो उस वाउंड पे बैक्टीरिया होंगे, या तो उसको मम्मी मारने के लिए लगा रही होगी डेटॉल, या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी पे चिपक गए हैं उस वाउंड की वजह से और जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ग्रोथ को रोकने के लिए मम्मी या तो वो डेटॉल लगा रही होगी। और ये एंटीसेप्टिक्स ऐसे होते हैं जो हमारी लिविंग ह्यूमन टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करते, ठीक है, हमारी बॉडी को वो कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाते। तो जैसे फॉर इसका एग्जांपल आपके सबसे बड़ा यार डेटॉल, ठीक है, याद रखना है इसको। एंटीसेप्टिक कहीं पूछे तो डेफिनेशन को अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप चोट वाला एग्जांपल ले लेना। आप कहीं बाहर खेलने जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो आप जैसे घर आए तो आपकी मम्मी डेटॉल लगा देती है उस जगह पर, और वो डेटॉल इसलिए लगाया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपके हुए होंगे आपके उस वाउंड पे, मम्मी इसलिए डेटॉल लगा रही है, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएँ या उनकी ग्रोथ वहीं पर ख़त्म हो जाए। और ये जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं हमारे ह्यूमन टिश्यू को भी अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलो यार आगे देखते हैं। आगे हमारा डिसइंफेक्टेंट्स। अभी डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं यार। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है यार, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऊपर एंटीसेप्टिक्स का काम क्या था यार, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे थे, ठीक है।
तो अब डिसइंफेक्टेंट का काम क्या होता है? अब जैसे अब एंटीसेप्टिक हम नॉर्मली अपनी ह्यूमन टिश्यू पे यूज़ कर रहे थे, ज़्यादातर हम अपनी बॉडी पे कहीं हमारे चोट लग गई तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़े ना, तो वहाँ ऐसी जगहों पर अब यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है यार? दीज आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट आर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू द डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यार आपने अपने घर में देखा होगा कि फिनाइल से पोछा लग रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट एड्स देखते हो आप टीवी में, लाइजॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जितने भी आपको एड्स दिख रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, मतलब कि जैसे मतलब आपके घर में जो पोछा लगता है, नॉर्मल एग्जांपल ले लो, आपके घर में जो पोछा लगता है तो उसमें मम्मी कभी फिनाइल डाल देती है, कभी कोई जैसे लाइजॉल डाल दिया, या अलग अलग चीज़ें आती हैं वो डाल के वो घर की सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? वो क्या होता है, वो डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। मतलब कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। जो भी पानी के अंदर आप डाल के लगाते हो ना, वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो जो चीज़ डाल रहे हो आप, ऐसा नहीं आप कुछ भी डाल रहे हो तो वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होगा, नहीं। मैंने आपको बताया जैसे कि आपका फिनाइल हो गया, या आपका जैसे लाइजॉल की ऐड देखते हो आप टीवी पे, अलग अलग चीज़ें यार, अलग अलग ब्रांड है डिसइंफेक्टेंट्स की, तो डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है उन्हें, ठीक है। और वो सरफेस पे अप्लाई करे जाते हैं नॉन लिविंग के। आपने देखा होगा घर के फर्श पे पोछा लग रहा होता है, तो सरफेस तो नॉन लिविंग ही है ना वो, और वहाँ पर वो लग रहा है, दैट दे आर अप्लाइड टू अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किस लिए अप्लाई हो रहा है? डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। यानी कि मान लो भी यार, जो आपके ज़मीन पे, कमरे की ज़मीन है या घर की ज़मीन है, जो भी वहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको किल करने के लिए, मारने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करा जाता है ताकि वो ख़त्म हो जाएं। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया फिनॉल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यार, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब आप एंटीबायोटिक्स तो यार सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो आप, ये कोरोना चल रहा है जो, जैसा आप देख रहे होगे वैक्सीन वगैरह लगने लग गई है, तो इसमें ज़्यादातर कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए जल्दी से जल्दी, और यार आप लगवाइए भी, ज़रूरी भी है। आप सेफ़ रहेंगे तो आपके घर वाले भी सेफ़ रहेंगे और सारे सेफ़ रहेंगे। तो यार क्यों ऐसा बोला जा रहा है? ऐसा क्यों बोला जा रहा है? जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आप वैक्सीनेट होइए जल्दी से जल्दी, वैक्सीन लगवाइए। क्या वैक्सीन लगवाने से क्या होगा? यार वैक्सीन जब आप लगवाएंगे तो उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए आपको कोरोना का कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है, तो वो जैसे ही एंटर, आपको पता है यार हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, अगर उसको एक बार पता लग जाए, अगर वो किसी बीमारी को एक बार देख लेती है तो उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स बनाने लग जाती है। बीमारी नहीं कह सकती, किसी वायरस को अगर डिटेक्ट कर लेती है और अगर एक बार वो उससे जीत जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है। तो यार अभी जैसे मान लीजिए जिनको कोरोना नहीं हुआ है तो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट क्या ये वैक्सीनेट कर रही है, वैक्सीनेट करके एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में डाले जा रहे हैं ताकि बॉडी जो है पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना के रखे, ताकि कोरोना का कोई वायरस भी अगर एंटर होता है किसी ह्यूमन के अंदर या पर्सन के अंदर, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो और वो मार सकें कोरोना के उस वायरस को जैसे ही वो बॉडी में एंटर हो, ठीक है। तो यार इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल ऐसे सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या जैसे मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में ये डाले जाते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस, ये किस लिए डाले जाते हैं? ताकि ये किल कर सकें या फिर उसकी ग्रोथ को रोक सकें। कुछ एग्जांपल पेनिसिलिन, ये सब दे रखा है। कुछ टाइम बाद यार शायद यहाँ पर कॉमन लग के आपका कोरोना वायरस का एग्जांपल भी ऐड हो रहा होगा। तो चलिए जब वो ऐड होगा तब देखा जाएगा। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीपायरेटिक। अब एंटीपायरेटिक क्या होता है यार? ये होता है दीज आर यूज्ड टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ हाई फीवर। अब जब आपको हाई फीवर होता है यार, या आपको या किसी को भी हाई फीवर होता है, तो एंटीपायरेटिक का काम क्या होता है यार? ये बॉडी, आप जैसे देखते हो हमें जब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो यार उसी बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि एस्प्रिन, पैरासीटामोल और ये, ठीक है। अगला क्या है हमारा? अगला हमारा एंटी फर्टिलिटी ड्रग। अगला क्या है हमारा? एंटी फर्टिलिटी ड्रग।
एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होता है यार? दीज ड्रग आर यूज्ड टू कंट्रोल बर्थ एंड पॉपुलेशन। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो होते हैं यार, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? बर्थ को कंट्रोल करने के लिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। दीज ड्रग्स आर एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये ड्रग्स क्या होते हैं? जो एसेंशियली क्या होते हैं? ये मिक्सचर होते हैं किसके? सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन्स। ये मेल फीमेल में पाए जाते हैं दोनों, ठीक है। दोनों में नहीं पाए जाते, ये दोनों में नहीं पाए जाते, अलग अलग में पाए जाते हैं। एक इसमें से मेल में पाया जाता है और एक फीमेल में पाया जाता है, डेरिवेटिव्स विच आर मोर पोटेंट फ्रॉम द नेचुरल हार्मोन। तो यार एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जनरली वही होता है, आप ये यूज़ करके आपकी पॉपुलेशन को रोकने में और बर्थ को कंट्रोल करने में हेल्प होती है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मालाडी, नॉर्थिड्रोन, नोवेस्ट्रॉल, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है जो यार आपका, वो है एंटासिड्स। क्या है एंटासिड्स? एंटासिड्स क्या होता है? एंटासिड्स होता है यार जो आपका, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एंटासिड्स जो होता है यार आपका, वो होता है द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी आर कॉल्ड एंटासिड्स। यार ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड, एक्सेस एसिड को हमारे स्टमक में। यार आपको जैसा पता है हमारी बॉडी में जो स्टमक है हमारा, उसमें एसिड रिलीज़ होता है। एसिड रिलीज़ इसलिए नहीं होता ताकि हम जल जाएं अंदर से, नहीं। एसिड रिलीज इसलिए होता है, खाना जो हमारा होता है वो जनरली पच जाए इसलिए यूज़ होता है उसको, ठीक है। एसिड इसलिए रिलीज़ होता है। लेकिन जब यार वो एक्सेस में रिलीज़ हो जाता है, आप देखते हो आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और वो गैस की प्रॉब्लम कब होती है? जब वो एसिड जो होता है वो एक्सेस में वो निकल जाता है। एसिड हरदम निकलता है, ऐसा नहीं है कि एसिड हरदम नहीं निकलता, लेकिन जब वही एसिड एक्सेस में निकल जाता है, ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, तो वो आपके क्या करता है? फिर गैस कर देता है, एसिडिटी कर देता है। तो उसी से एसिडिटी से राहत पाने के लिए एंटासिड्स यूज़ किए जाते हैं। और देखो लिखा है ना, स्टमक में जब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी आर कॉल्ड एंटासिड्स। एंटासिड्स उन्हें कहते हैं जो हमें एसिडिटी से रिलीफ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनो वगैरह यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो यार आप ये पहले के ज़माने में यूज़ किए जाते थे, अब तो अलग अलग चीज़ें। यार अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंटीहिस्टामाइंस। क्या है वो? एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस क्या होता है यार? ऑल्सो नोन एज द, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, ऑल्सो नोन एज द एंटी एलर्जिक ड्रग। इट सप्रेसेस द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, a compound released by cell in response to injury or any allergic and inflammatory reactions. For example, एग्जाम्पल दे रखा है आपको सिमेटिडीन और टेरफिनाइडीन, ठीक है। ये आपको दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो यार अब होता क्या है एंटीहिस्टामाइन? देखो एंटीहिस्टामाइन क्या होता है यार? एंटीहिस्टामाइन समझने से पहले मैं आपको हिस्टामाइन बता देता हूँ क्या होता है। जो यहाँ पर ये टर्म यूज़ की गई है हिस्टामाइन, ये हिस्टामाइन जो टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर एंटीहिस्टामाइन क्या होता है, उसी को रोकने का काम करता है। हिस्टामाइन क्या होता है? लिखा हुआ है अ कंपाउंड रिलीज्ड बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और एनी एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। मतलब यार मान लो आप कभी ऐसा होता है झाड़ू लग रही हो कहीं और धूल उड़ रही हो, वहाँ पर आपकी देखा होगा आपको एलर्जी हो जाती है, या किसी बंदों का एलर्जी होती है उस धूल से। वो जैसी धूल जाती है वो खांसने लग जाते हैं, उनकी नाक बहने लग जाती है, मतलब ऐसा होता है जुकाम टाइप हो जाता है उनको। तो यार जो सब्सटेंस रिलीज़ होता है उस टाइम पे, उस एलर्जी से जो सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा होता है उनकी बॉडी में, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए एंटीहिस्टामाइंस यूज़ किए जाते हैं। उसे एंटी एलर्जिक ड्रग लिखा हुआ है ना, इट सप्रेस द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या होता है? जो सब्सटेंस निकल रहे होते हैं हमारी एलर्जी से या किसी इंजरी से, तो उसी को सप्रेस करने के लिए जो यूज़ की जाती है ड्रग, उसी को हम एंटीहिस्टामाइन कहते हैं। और वो क्या करती है? एक्शन को सप्रेस कर देती है, किसके? हिस्टामाइन के। मतलब हमें वो बॉडी, मतलब मान लो आप कहीं जा रहे हो, कहीं झाड़ू लग रही है, आपको एलर्जी हो गई उस धूल से। अब आपको उस धूल से जब एलर्जी हो रही होगी तो आप ये नहीं कि आप सच में बीमार हो जाओगे, आप एंटीहिस्टामाइंस का यूज़ कर लोगे तो क्या होगा? वो एलर्जी जो हो रही होगी, आपको जो सब्सटेंस निकल रहा होगा उस एलर्जी की वजह से आपकी बॉडी में से वो सप्रेस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप एक नॉर्मल हो जाओगे एंटीहिस्टामाइन यूज़ करके, ठीक है। एग्जांपल आपका ये दे रखा है आपको दो, तो इनको आप देख लेना, ठीक है। यार यहाँ पर दोबारा से 2 बार रिपीट हो गया, ऊपर भी हमने अभी एंटी फर्टिलिटी ड्रग करा था, यहाँ पर दोबारा आ गया, बस इसको दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, थोड़े थोड़े अलग हैं। These are the chemical substance used to control the pregnancy
These are called oral contraceptive. They belong to the class of natural product known as steroids. ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट नोन एज स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स की हेल्प से रोका जाता है, ठीक है। अब अगला क्या है, एक और इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है। बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स। यार जैसे कि पिल्स बना जाता है, बर्थ कंट्रोल के लिए पिल्स बना दी जाती हैं जिसको यूज़ करके वुमेन प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो उसको लिए क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं उसको, वो किससे, वो जो पिल्स बनी होती हैं वो किससे बनी होती हैं, मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव से बनी होती है। फॉर एग्जांपल यार नॉर्थेंड्रोन एक सब वाइडली यूज्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा यार सम इम्पॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन फूड। अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड में यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। ये वाला हम करने जा रहे हैं टॉपिक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है यार, दीज आर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेचुरल शुगर। यार आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं हम इनको कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं यार, हम इन्हें नेचुरल शुगर की जगह यूज़ कर रहे होते हैं। ये काम शुगर का ही करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या करते हैं, काम थोड़ा सेम टू सेम ऑलमोस्ट सेम शुगर का ही कर रहे होते हैं, लेकिन नेचुरल शुगर वहाँ पर यूज़ नहीं हो रही होती है, वहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब नीचे देखो क्या लिखा है, सम कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर गिवन बिलो। अब नीचे हम कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है यार, आस्पर्टेम। एस्पर्टेम क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। यार ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इट इज़ रफली 100 टाइम एज स्वीट एज केन शुगर। यार अगर हम इसका रफली देखें ना तो ये 100 गुना ज़्यादा मीठा है, किससे, गन्ने से। शुगर केन होता है ना जो आपका, उससे 100 गुना ज़्यादा मीठा है ये एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर। It is methyl ester of dipeptide formed from aspartic acid and phenylalanine, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि यार ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ये नेचुरल शुगर की जगह यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ देखा 100 टाइम्स होता है ये शुगर केन से, तो सोचिए कितना एक तरह से मीठा होगा। ये देखिए नीचे एक और लाइन लिखी हुई, यूज़ ऑफ एस्पर्टेम इज़ लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। यार इनका यूज होता है वो लिमिटेड भी होता है कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं कुकिंग टेम्परेचर पे, ठीक है। एस्पर्टेम है जो। अब आपके दो और दे रखे हैं आपको, सैकरीन और सुक्रोलोज, ये भी दो आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट हैं। इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये भी एक मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इट इज़ अबाउट 400 to 500 टाइम एज स्वीट एज शुगर। जैसे ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला 100 टाइम्स था, अब ये 400 टाइम्स है, सोचो इतना ज़्यादा है, समझ रहे हो। एक मिनट, समझ आया ना आपको। ऊपर वाला एस्पर्टेम था जो, वो 100 टाइम जो मीठा था शुगर केन से, लेकिन जो सेक्रीन है वो आपका 400 to 500 टाइम्स मीठा होता है शुगर केन से, सोचिए कितना। और आपका जो सुक्रोलोज है ये वाला, इट इज़ अ ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, इट अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर। ये ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का, सुक्रोलोज जो होता है हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, इसकी जो ये दिखता है और जो इसका स्वाद होता है वो पूरा शुगर की तरह होता है, और ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर भी, ठीक है। अब हम आगे कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स पढ़ रहे होंगे। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं यार, चलिए देखते हैं उनको भी। फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं यार। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर एडिड टू प्रिवेंट, यहाँ से पढ़ना है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर एडिड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यार आपने देखा होगा, पहले हम समझ लेते हैं इसको यार। आपने देखा होगा कि अगर हम फूड, हमने मान लो सुबह आपकी मम्मी, गर्मी का टाइम मोस्टली स्पेशली गर्मी का टाइम जब होता है तो मम्मी अगर आपका खाना बना के रखती है तो मम्मी उसको फ्रिज में रख देती है।
लेकिन अगर मम्मी उसको फ्रिज में ना रखे तो क्या होता है? तो यार आप देखते हो वो खाना ख़राब हो जाता है, दोपहर या रात तक वो खाना क्या होता है, वो स्पॉइल हो जाता है फूड। तो उसी फूड उसको स्पॉइलेज ऑफ फूड को रोकने के लिए, और वो स्पॉइल क्यों हो जाता है? क्योंकि यार उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं। तो यार दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड में ऐड किए जाते हैं या ताकि उससे फूड जो है हमारा वो ख़राब ना हो। और देखिए इस कॉमन एग्जांपल क्या है, सोडियम बेंजोएट किस में यूज़ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप देखते हैं एसिडिक फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है ना यार, उसमें सोडियम बेंजोएट डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। आगे देखते हैं यार, अगला ये रेड रेड में जो हाईलाइट रखा है, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHT। BHT क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन एंड BHA, ठीक है। ये क्या होता है? रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड एंड हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। यार ये क्या करते हैं, ये BHT और BHA, ये एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक्शन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं फूड पे, और क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करने में, फूड मटेरियल को प्रिजर्व रहने में हेल्प करते हैं। यार जितना ज़्यादा ऑक्सीजन एक्शन कर रही होगी हमारे फूड पे, उतना ज़्यादा वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं उस फूड के, ठीक है। और जितना कम उस पर ऑक्सीजन होगी, रिएक्ट करेगी, वो उतना सेफ रहेगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं यार, समझ आ गया होगा मैं होप करता हूँ आपको। अगला टॉपिक है हमारा क्लीनिंजिंग एजेंट, क्लीनिंजिंग एजेंट्स। कि ये क्या होता है यार? क्लीनिंजिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट एंड हैव क्लीनिंजिंग एक्शन इन वाटर। यार क्लीनिंजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे डर्ट को रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लो आपका कपड़ा मैला है, जब आप उसको साबुन से धोते हो या आप उसको सर्फ में डालते हो, तो क्या होता है आपका, वो क्या होता है, कपड़ा जो होता है आपका वो क्लीन हो जाता है। तो हम उसे क्लीनिंजिंग एजेंट कह सकते हैं, जो हमारे डर्ट को रिमूव करता है एंड हैव क्लीनिंजिंग एक्शन इन वाटर। वाटर में हम उसे डालें तो वो क्लीनिंजिंग एक्शन की तरह बिहेव करे। और एग्जांपल दे रखा है आपको, सोप्स और डिटर्जेंट्स। अब दिख रहा होगा आपको, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। सोप्स क्या होते हैं यार, पढ़ लेते हैं हम। ये दो टर्म्स दे रखी हैं हमें। सोप्स क्या होते हैं यार? सोप्स आर द, ये वाला पढ़ रहे हैं हम, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हाई फैटी एसिड्स। जो हमारे सोप्स होते हैं ना यार, वो सोडियम या और पोटेशियम सॉल्ट्स के हायर फैटी एसिड से बने होते हैं। जो हमारे सोप्स होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, और वो हायर फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 15 to 18 कार्बन आइटम्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका स्टेरिक एसिड्स, ओलिक एसिड्स और पाल्मिटिक एसिड्स, ठीक है। ये सोप की कुछ डेफिनेशंस दे रखी थी। अब सैप्निफिकेशन क्या होता है यार? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सोप बाय हीटिंग फैट। यार जब हम सोप को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कैसे कैसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सोप को? फैट को हीट करके, विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जब हम सोप को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं फैट को हीट करके, यानी कि यार आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ आएगा। जब हम सोप को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं फैट को हीट करके, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैप्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। जैसे यार यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सोप्स आर नॉट यूज़फुल इन हार्ड वाटर। यार सोप्स जो होते हैं ना वो हार्ड वाटर में यूज़फुल नहीं होते। क्यों नहीं होते? यहाँ लिखा हुआ है, कुछ बता रखा है रीज़न। हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। जो हार्ड वाटर होता है यार हमारा, वो क्या कंटेन कर रहा होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स को कंटेन कर रहा होता है। द सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन सोप्स आर कन्वर्टेड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। अब यार जो आपको जैसे पता है, सोप होता है, जो सोप के अंदर क्या होता है? सोडियम सॉल्ट होता है और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। तो जैसे ही वो वाटर हार्ड वाटर में डाला जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम से वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विच प्रेसिपिटेटेड एज कम। समझ आया अब क्यों यूज़फुल नहीं होता सोप हार्ड वाटर में? क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है। द इनसॉल्यूबल्स कम स्टिक ऑन द क्लोथ, हैंस रिड्यूस द क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सोप। अब जो इनसॉल्यूबल्स कम होता है, अब वो जब सॉल्यूबल ही नहीं होगा तो वो क्लोथ से कैसे निकालेगा डर्ट को, ठीक है।
यार अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिटर्जेंट्स। तो यार हम पहले इसको समझते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सोप्स के बारे में, डिटर्जेंट्स क्या होता है यार। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन लीनियर एल्कलाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो डिटर्जेंट्स होते हैं यार वो क्या होते हैं, आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट किसके होते हैं, लॉन्ग चेन क्या होती है इनकी, लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड केमिकली, यार ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं ना, ये केमिकली मैन्युफैक्चर होते हैं फ्रॉम मटेरियल्स अदर देन एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स को छोड़ के ये केमिकली मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, दीज कैन बी यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा था यार, जो सोप होते हैं, सोप उनको हम हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते। और क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हमने उसका रीज़न भी देखा था। बट जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं ना यार, ये दोनों में यूज़ किए जा सकते हैं, हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में। दे गिव फॉर्म इवन इन हार्ड वाटर, यार जब हम इन्हें इवन जब हम इन्हें हार्ड वाटर में भी डालते हैं ना, तब भी ये फॉर्म को क्रिएट करते हैं, फॉर्म पता है ना, झाग। चलो यार आगे देखते हैं। डिटर्जेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स। अब कोई पूछा आपसे कितने टाइप के डिटर्जेंट होते हैं, तो यार आप कितने, थ्री टाइप के होते हैं। पहला होता है एनाइनिक, दूसरा होता है केटाइनिक, और तीसरा होता है नॉन आयनिक। एनाइनिक, केटाइनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो चलो यार तीनों को एक बार समझ लेते हैं कि करके, ठीक है। एनाइनिक डिटर्जेंट क्या होता है पहले, दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड होते हैं, लॉन्ग चेन होती है इनकी, एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। इन एनाइनिक डिटर्जेंट्स द एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लीनिंजिंग एक्शन। यार एनाइनिक पार्ट, इसमें एनाइनिक डिटर्जेंट में पता है क्या होता है, जैसे एनाइनिक पार्ट होता है ना जो, वो किस में, एनाइनिक पार्ट का जो मॉलिक्यूल होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, क्लीनिंजिंग एक्शन में। मान लीजिए ये टेल है और ये हेड है, तो मान लो अगर एक मिनट कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मान लो अगर ये एनाइनिक, ये हेड वाला पार्ट है जो एनाइनिक पार्ट है, तो ये किस में इन्वॉल्व होगा, क्लीनिंजिंग एक्शन में ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। ये आपको एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद एल्कली। ये आपको एग्जांपल दे रखा है, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स को एल्कली के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं, तब जाकर उन ये फॉर्म होता है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, ठीक है। और ये किस में यूज़ होते हैं, दे आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट में भी यूज़ होते हैं। अगला क्या है हमारा, केटाइनिक है। केटाइनिक को भी देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम। These detergents are quaternary ammonium salts of amine with acetates, chloride और bromides as anions। ये क्या होते हैं यार, ये ऐसे डिटर्जेंट्स होते हैं, ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइंस विद एसिटेट। ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइंस प्रेजेंट होते हैं इसमें, किसके साथ, एसिटेट, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स के साथ, एज अनाइन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैटाइनिक पार्ट पोजेज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। जो कैटायनिक पार्ट होता है ना, वो क्या, लॉन्ग हाइड्रोजन कार्बन चेन को पोजेस कर रहा होता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे, नाइट्रोजन एटम पे। फॉर एग्जांपल, ये आपको एग्जांपल दे रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चल, ये किस में यूज़ होते हैं, जर्मी सीड्स में यूज़ होते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, तो चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द डिटर्जेंट्स दैट डज नॉट कंटेन एनी आयन्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसे डिटर्जेंट्स होते हैं जो कोई भी आयन कंटेन नहीं करते अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल, ईस्टर्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल एंड स्टीरिक एसिड आर नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। ये एग्जांपल है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। यूज़ क्या दे रखा है इसका, दीज दे आर यूज इन लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। ये लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, ठीक है। यार इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यार आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा आप हमारी आईडी को आपको शो रही होगी स्क्रीन पर, अपने .गुरुजी।
यार अगर आपको ये PDF चाहिए होंगी तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करके ये PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। और यार आपको वीडियोस की अपडेट अगर चाहिए होगी तो आप वो भी आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, और आपको कुछ मोटिवेशनल कंटेंट्स भी आपको इंस्टाग्राम पर मिल रहा होगा। तो यार अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो यार आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यार हम मिलते हैं आपसे आगे आने वाली कुछ और वीडियोज़ में, ऐसे ही चैप्टर को आसान बनाएंगे अपने #आसान है के साथ। तब तक के लिए